इस वजह से लिक्विड और वेपर का पूरा हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। ध्यान देना पूरा कायदे से। देखो हर एक चीज का प्रूफ भी पता होना चाहिए और IIT जेई में खूब सारे सवाल पूछे भी जाते हैं इससे रिलेटेड। अब आते हैं फॉर लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम। अब देखो बहुत आसान है इस, ध्यान देना। हमें क्या पता है बताओ, dP by dt इज इक्वल टू डेल्टा H डिवाइडेड बाई डेल्टा B इंटू T। अच्छा तो इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा H अपॉन डेल्टा B क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ भैया वेपर माइनस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंटू T। अच्छा वेपर जो है वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी एज कंपेयर टू लिक्विड, तो हम ये बोल देते हैं वॉल्यूम ऑफ वेपर इज मच मच ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। तो इस हिसाब से जो इक्वेशन बनती है dP by dt इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन वॉल्यूम ऑफ वेपर इंटू T। और बताओ भैया, और ये सब जो वेपर है वो आइडियल गैस जैसा भी बिहेव करती है, ये चीज आपको एज्यूम करके चलना है। तो इस वजह से भैया डेल्टा H अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, nRT अपॉन P इंटू T। तो अब मान लो फॉर 1 मोल की अगर बात कर रहे हैं, अच्छा जब 1 मोल की बात करोगे तो डेल्टा H हो जाएगा डेल्टा H नॉट, क्योंकि ये मोलर एंथैल्पी चेंज बोलते हैं इसको, मोलर एंथैल्पी चेंज का मतलब 1 मोल के लिए। तो इस हिसाब से भैया dP अपॉन dt इज इक्वल टू डेल्टा H नॉट अपॉन भैया ध्यान दो RT स्क्वायर इंटू P। अच्छा इसी को चाहो तो dP बाई dt इज इक्वल टू नहीं dP अपॉन P इज इक्वल टू डेल्टा H नॉट डिवाइडेड बाई RT स्क्वायर देखो इंटू dt। तो ये इक्वेशन जो निकल के आई है यही है क्लाउसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन फॉर वेपर प्रेशर। अब देख लो P क्या बताएगा, वेपर प्रेशर, और T क्या बताएगा, टेम्परेचर। तो वेपर प्रेशर इज द फंक्शन ऑफ क्या, टेम्परेचर। चूंकि इंथैल्पी कांस्टेंट रहेगी, मोलर इंथैल्पी तो भैया कांस्टेंट रहेगी, R की वैल्यू भी कांस्टेंट, तो वेपर प्रेशर इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ये है क्लाउसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर किया जाए तो हम ऐसे बोलेंगे, एट T1 टेम्परेचर, भैया मान लो वेपर प्रेशर क्या है P1 एंड एट T2 टेम्परेचर वेपर प्रेशर मान लो थोड़ी देर के लिए P2 हो गया। तो अगर आप भैया देखो dP बाई P इज इक्वल टू डेल्टा H नॉट डिवाइडेड बाई RT स्क्वायर इंटू dt। तो इंटीग्रेशन कर दो, जब भैया टेम्परेचर इधर है तो जब टेम्परेचर T1 तो वेपर प्रेशर T1, जब टेम्परेचर T2 तो वेपर प्रेशर T2। इंटीग्रेशन आपको पता है 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या ln x, तो इसको हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं ln P2 बाई P1 इज इक्वल टू। अब एक चीज और भैया हम ये मान के चल रहे हैं कि डेल्टा H जो है वो टेम्परेचर का फंक्शन नहीं है। अगर टेम्परेचर का फंक्शन होगा तो ये बाहर नहीं आएगा। तो हम ये मान के चल रहे हैं डेल्टा H नॉट इज नॉट फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। जब ये टेम्परेचर का फंक्शन नहीं होगा तो डेल्टा H नॉट कांस्टेंट वो भी बाहर
आर भी बाहर, तो भैया डेल्टा एच नॉट डिवाइडेड बाई आर ये दोनों बाहर हो जाएंगे, तो 1 टी स्क्वायर इंटू डी टी। तो T1 से T2 अगर इंटीग्रेट कर दिया जाए तो ये वैल्यू भैया आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये आएगी डेल्टा एच नॉट डिवाइडेड बाई आर 1/T1 माइनस 1/T2। तो फाइनल बन गया ln T2 बाई T1 इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट, और ये क्या होगा इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन जो भी वेपर बन रही है इंटू आर 1/T1 माइनस 1/T2। अच्छा, अगर आप ln को log में कन्वर्ट करोगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे आ जाएगा, तो इसको ये भी लिख सकते हैं log T2 बाई T1 इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट ऑफ वेपराइजेशन डिवाइडेड बाई 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। तो टेम्परेचर बदलने से वेपर प्रेशर बदल जाएगा, और वो कितना हो जाएगा वो इस इक्वेशन पे आप निकाल सकते हो, इस इक्वेशन का यूज कर। अब ऐसे ही थोड़ा सा कुछ हो भाई, इसी को हम देखो अभी हमने डेफिनिट इंटीग्रेशन किया है। अब थोड़ा सा एक चीज हो, अगर मान लिया भैया हम इसी इक्वेशन से चलें dP बाई P इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट बाई आर टी स्क्वायर इंटू डी। अब मान लो इसको हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं, तो भैया ln p का 1/p का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln p इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट कांस्टेंट आर भी कांस्टेंट, तो डेल्टा एच नॉट बाई आर कांस्टेंट हो गया, तो 1/t स्क्वायर इंटू डी टी, और ये इतना पता होगा 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है भैया -1/x हो जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस का डेल्टा एच नॉट बाई आर इंटू 1/t। अच्छा, ये इतना पढ़ा होगा, जब इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं तो कोई कांस्टेंट भी लगाते हैं, तो इधर ln है तो इधर भी ln टाइप का लगाएंगे ln p। तो फाइनल इक्वेशन आपकी क्या बन के आ रही है, देखो भाई ln p इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा एच नॉट ऑफ वेपराइजेशन डिवाइडेड बाई आर 1/t प्लस ln k। एक बात और ध्यान रखना कि जो यहाँ पर ln k की वैल्यू है भैया, ln k की जो वैल्यू होती है वो होती है डेल्टा एस नॉट ऑफ वेपराइजेशन डिवाइडेड बाई आर। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, मतलब कभी कभी सवाल में डायरेक्ट भी पूछ लेता है, तो इस चीज को भी आप नोटिस करके रखें। अब तो ये हो गया। अच्छा, अगर इसी को लॉग में कन्वर्ट करा दे तो लॉग में कन्वर्ट करा देगा तो भैया 2.303 यहाँ के बजाय नीचे आ जाएगा, तो ये भी आप कर सकते हैं। अच्छा, तो इसको अगर सॉल्व किया जाए तो p बराबर क्या लिख लो, p बराबर लिखोगे k e की पावर माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर इंटू 1/t। तो अब अगर आप देखो दो इक्वेशन हम बनाने जा रहे हैं, उसी से नहीं, दो इक्वेशन जो है इन्हीं से हम थोड़ा ग्राफ बनाएंगे, तो उस ग्राफ के बारे में आइए हम लोग थोड़ा सीख लेते हैं। आप ln p को पूरा ले लो y एक्सिस और 1/t को पूरा लो आप x एक्सिस पे, और ये y एक्सिस इंटरसेप्ट कितना हो गया c। तो अगर आप देखेंगे तो ये इतना भैया स्लोप का काम करेगा। अच्छा, स्लोप माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर है तो स्लोप नेगेटिव आएगा। तो अगर आप भैया ध्यान देना बहुत कायदे से, इधर लो t नहीं लेना है 1/t लेना, और इधर t नहीं लेना है ln t लेना है। तो भैया देखो स्लोप नेगेटिव है y एक्सिस इंटरसेप्ट, तो स्लोप नेगेटिव तो ऐसा बनेगा, और तो ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा।
अच्छा, डेल्टा एस इसका पॉजिटिव होगा, उसका रीजन ये है कि वेपर बनेगी तो एंट्रोपी बढ़ेगी, तो डेल्टा एस पॉजिटिव होने की वजह से ये वाई एक्सिस इंटरसेप्ट जो है ये पॉजिटिव में ही रहेगा। तो ये जो इंटरसेप्ट है इसको बोलेंगे डेल्टा एस अपॉन आर। अच्छा, इस लाइन का स्लोप बताओ कितना होगा? स्लोप भैया माइनस का डेल्टा एच नॉट बाई आर। तो कभी कभी भैया लाइन का स्लोप दे देगा और इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कैलकुलेट करवा लेगा। तो कभी कभी इस टाइप के भी सवाल आ जाते हैं। अब रूल ये भी ध्यान रखना भैया, स्लोप के हिसाब से अगर दो लाइनें दे देगा तो उससे डेल्टा एच की वैल्यू भी कम ज्यादा पूछ सकता है कि किसका कम होगा किसका ज्यादा होगा, तो इससे रिलेटेड ये सवाल आ जाते हैं। अब अगला ग्राफ जो है वो हम बनाने जा रहे हैं। ln T वर्सेज 1/T ग्राफ था, अब हम लेने जा रहे हैं वेपर प्रेशर वर्सेज टेम्परेचर ग्राफ। अच्छा, वेपर प्रेशर वर्सेज अगर टेम्परेचर ग्राफ लोगे तो इसको अगर आप ध्यान से देखें तो भैया इक्वेशन देखो ये क्या है, P इज इक्वल टू के ई की पावर माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर टी, ये इक्वेशन आ रही है। तो अगर हम ध्यान देना, इधर ले लो टेम्परेचर और इधर ले लो प्रेशर। अच्छा, तो ये हमारा वाई एक्सिस पे, और देखो हमने ये पढ़ा होगा वाई बराबर ई की पावर माइनस एक्स, तो भैया ये होगा एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ जो कि माइनस एक्स है। अच्छा, अगर हमने कर दिया y इज इक्वल टू ई की पावर -1/x, तो देखो माइनस एक्स तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग और 1 कर दिया माइनस के साथ तो वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग और बिल्कुल वैसे ही है। तो भैया -1/x टाइप बन रहा है, तो ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा और इधर से इधर अगर चलोगे तो भैया इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि डेल्टा एच नॉट इधर से इधर आने पर बढ़ता है। तो ये हो गया P वर्सेज T ग्राफ और ये हो गया ln P वर्सेज 1/T ग्राफ। अब आइए हम लोग आते हैं कुछ क्वेश्चंस, इन पर हम लोग करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन गिवन है तो इसको आइए हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया जा रहा है, आप लोग नोट कर लें। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 23.8 mmHg at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट इट्स वेपर प्रेशर at 50 डिग्री सेंटीग्रेड the latent heat of vaporization of water is 530 कैलोरी पर ग्राम। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, जब लेटेंट हीट आप कुछ भी लेटेंट हीट दे रखा हो और उसका हमें, तो भैया पहला क्वेश्चन है, देखो जब टेम्परेचर T1, अच्छा T1 टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड या बोलेंगे 298 केल्विन पर, देन भैया प्रेशर P1 मान लो और P1 कितना दे रखा है, देखो 23.8 mmHg आपको गिवन, और T2 टेम्परेचर कितना है वो देख लो भाई 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, 50 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसको केल्विन में बदल लेना। और दूसरी बात ये, तो हमें P2 प्रेशर कितना होगा ये आपको बताना है, और लेटेंट हीट ऑफ वाटर जो है वो गिवन है, कितना गिवन है भैया 530 कैलोरी पर ग्राम, और लेटेंट हीट गिवन है। और अगर डेल्टा एच नॉट ऑफ वाटर निकालना हो
तो भैया मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो बस, तो 3 नहीं 530 इंटू 18 ये कैलोरी पर मोल हो जाएगा, कैलोरी पर मोल। अब अगर आप ध्यान दें भैया तो फॉर्मूला बहुत आसान है भैया, देखो फॉर्मूला केवल लगाना है। अच्छा इसमें 50 में 273 जोड़ दोगे तो 323 केल्विन बनेगा। अब देखो इसमें हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे भाई, log P2 by P1 is equal to delta H naught of vaporization divided by 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2। भैया log P2 कितना गिवन है, देखो P2 गिवन नहीं, हमको तो P2 निकालना है। P1 कितना है 23.8 mmHg is equal to delta H naught divided by 2.303। अब R की वैल्यू अगर ध्यान दो तो भैया अगर देखो डेल्टा H की वैल्यू किसमें ले लो, कैलोरी में, तो R की वैल्यू भी कैलोरी वाली लो यानी 2 ले लो। और T1 कितना है, देखो T1 298 कैलोरी माइनस 1 अपॉन 2 323। तो इन सबको, अच्छा डेल्टा H नॉट बताओ कितना है, ये पहले से पता है भैया 530। तो इन सबको अगर आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके जो P2 की वैल्यू निकल के आती है वो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं भैया 47.6 mmHg लगभग आती है। ये आप लोग खुद ही सॉल्व कर लेना, एंटी लॉग वगैरह थोड़ा वो लेना पड़ेगा, वो लोग आप सॉल्व करके कर लो। अब दूसरा सवाल, तो अब दूसरा सवाल आइए हम लोग देखते हैं। कह रहा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज 78 डिग्री सेंटीग्रेड। भैया बॉइलिंग पॉइंट जो है C2H5OH का गिवन है कितना 78 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट्स इट्स वेपर प्रेशर, तो इसका वेपर प्रेशर हमको बताना है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड कितना होगा। और इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन गिवन है डेल्टा H नॉट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू 30.4 किलो जूल पर मोल ये गिवन। अब एक खास बात ये ध्यान रखना, जब भी कोई भी सब्सटेंस अपने पॉइंट पर होता है, मतलब चाहे वो बॉइलिंग पॉइंट हो, चाहे वो मेल्टिंग पॉइंट हो, चाहे फ्रीजिंग पॉइंट हो, जब कोई अपने पॉइंट पर होता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट पर हो या मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट पर, उस वक्त उसका वेपर प्रेशर 1 atm होता है। तो अगर वेपर प्रेशर नहीं, बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो जब 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर इथेनॉल होगा तो उसका वेपर प्रेशर भैया 1 atm होगा। तो यानी कि यही क्या है P1। तो P1 है 1 atm एट T1 टेम्परेचर। हमको निकालना क्या है भैया, प्रेशर निकालना कितने पर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, एक क्या लिखोगे, log P2 by P1 इज इक्वल टू डेल्टा H नॉट डिवाइडेड बाई 2.303 कैपिटल R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। log P2 हमको निकालना है, P1 है 1, डेल्टा H नॉट किलो जूल में पता है, उसको जूल में कन्वर्ट कर लेना। जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 2.303। R की वैल्यू भैया जूल वाली ले लो तो 8.314। T1 टेम्परेचर भैया T1 78 में 273 जोड़ दो, तो 273 अगर जोड़ोगे तो आएगा 351। अब आप लोग घड़ी थोड़ी बहुत लगा लेना, 25 तो ये 298 केल्विन बन जाएगा। तो इस हिसाब से अगर आप P2 को सॉल्व करोगे यहाँ से
तो जो P2 की वैल्यू निकल के आती है वो आती है 0.15 atm। और खुद भी आप देख सकते हो टेम्परेचर घटा दिया है तो वेपर प्रेशर भी 1 से 0.15 atm हो गया, तो वेपर प्रेशर भी बताओ घट गया। ऐसे ही भैया तीसरा सवाल आप लोग देखो। तीसरा सवाल है कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ फॉलोइंग लिक्विड्स फ्रॉम द गिवन डिपेंडेंसी ऑफ वेपर प्रेशर ऑन टेम्परेचर। यानी कि टेम्परेचर का फंक्शन दे रखा है वेपर प्रेशर वाला और वहां पर हमको एंथैल्पी चेंज बताना है उस लिक्विड का। तो सबसे पहला जो गिवन है लिक्विड है भैया लिक्विड 1 है LNP, प्रेशर भैया टॉर में गिवन है इज इक्वल टू 30.4 माइनस 2000 डिवाइडेड बाई टेम्परेचर। टेम्परेचर केल्विन में गिवन है, ये लिक्विड 1 का है। और भैया लिक्विड 2 का गिवन है LNP, प्रेशर भैया अभी भी टॉर में गिवन है 30.4 माइनस का 2000 डिवाइडेड बाई T, टेम्परेचर केल्विन में है, प्लस 5.2 LNT। ये दो लिक्विड गिवन है। अब हमें इस लिक्विड का, ये दो डिफरेंट लिक्विड हैं, हमें इस लिक्विड का डेल्टा H बताना है यानी एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपराइजेशन, और इस लिक्विड का बताना है। तो भैया अगर आप देखें तो फॉर 1 अगर हम बात करें, देखो ये क्या लिखा है LNP दिस माइनस कुछ इस टाइप का 1/T। तो ये इक्वेशन है, इसको कंपेयर कर लो अपनी जो गिवन इक्वेशन थी उससे। तो अगर कंपेयर किया जाए तो देखो क्या लिखोगे LNP इज इक्वल टू, इसी को आप लिख सकते हैं माइनस का 2000 इंटू 1/T प्लस 30.4, और इसको आप कंपेयर कर दो LNP इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा H0 डिवाइडेड बाई R 1/T प्लस डेल्टा S0 बाई R बताया था LN K की जगह पर रख सकते हैं, और इन दोनों इक्वेशन को आप कर दो कंपेयर। अच्छा कंपेयर करोगे तो कोफिशिएंट 1/T का कोफिशिएंट इतना, तो 1/T का इतना, तो LHS में तो सेम है, तो RHS के कोफिशिएंट आप बराबर कर लो, तो क्या बन जाएगा डेल्टा H0 बाई R इज इक्वल टू 2000, तो डेल्टा H0 इज इक्वल टू 2000 डेल्टा, ये आपका आंसर हो जाएगा। और डेल्टा S0 ऑफ वेपराइजेशन डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू 30.4 डिवाइडेड बाई 30.4, तो इस हिसाब से डेल्टा S0 ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू 30.4 R। ये पहले लिक्विड का हो गया। अच्छा दूसरे का अगर देखो तो अच्छा एक चीज और, हमारे पास जो इक्वेशन थी LNP इज इक्वल टू डेल्टा H0 माइनस का डेल्टा H0 बाई R 1/T प्लस LN के ये थी। अब इसको आप भैया डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो क्या बन जाएगा D ऑफ LNP डिवाइडेड बाई DT। अच्छा 1/T का डिफरेंशिएशन माइनस 1/T स्क्वायर, तो ये बन जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा H0 डिवाइडेड बाई RT स्क्वायर, और LNK का 0। तो ये जो है इसको बोलते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ क्लाउसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। अब देखो तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब देखो यार ये जो इक्वेशन दे रखा है LNP इज इक्वल टू एक न्यूमेरिकल वैल्यू, टेम्परेचर का फंक्शन, फिर LNT आ रहा है। तो अगर इस टाइप का कभी दिखे तो इस पूरी इक्वेशन को टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो हम फॉर सेकेंड अगर बात करें डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या बन जाएगा D ऑफ
ln t डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू, भैया कांस्टेंट का 0 -1/t का 1/t स्क्वायर, माइनस के साथ तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2000/t प्लस, अच्छा ln t का डिफरेंशिएशन 1/t, तो ये क्या बन जाएगा 5.2/t। अच्छा ये 1/t का डिफरेंशिएशन -1/t स्क्वायर आएगा, तो माइनस माइनस प्लस होकर के बन जाएगा। तो d ऑफ ln t डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू, अगर सॉल्व करोगे तो भैया 2000 प्लस 5.2t अपॉन t स्क्वायर आया। इसको कंपेयर कर दो 1 से, तो इट कंपेयर विद 1, तो बताओ LHS तो पूरा सेम है, तो कोफिशिएंट बताओ t 1/t स्क्वायर का कोफिशिएंट डेल्टा h बाई r, तो यहाँ पर भी 1/t स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना, तो सीधे आंसर हो जाएगा डेल्टा h नॉट बाई r इज इक्वल टू 2000 प्लस 5.2t, तो डेल्टा h नॉट बराबर भैया 2000 प्लस 5.2t इंटू r, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो इतना हो गया क्लाउसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, आज के लिए इतना ही।